शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब आप लोगों के जो एक वर्ष का मेहनत है, उस एक वर्ष के मेहनत को सफल बनाने के लिए अब आपका एग्जाम जो है वह धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। मैं मान रहा हूं थोड़ा बहुत डर आएगा, असंतोष आएगा। डरिए मत, बिल्कुल भी ना डरिए। आप अगर पाठ्यक्रम के अनुसार रियल में चीजों को पढ़े हैं, करंट अफेयर पे दैनिक रूप से आप अपडेट हैं, तो आपको एक भी परसेंटेज समस्या नहीं होगी। आप जो पढ़े हैं वही पेपर में आएगा। आपके अंदर यह भी प्रश्न आएगा कि यार एग्जाम छोड़ दूं, लेकिन कब तक छोड़ोगे? 2022 भी तो नजदीक आ रहा है, कब तक छोड़ोगे? ये करो कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको प्राप्त नहीं कर लेंगे। ऐसा आपका संघर्ष होना चाहिए। हम कब तक चीजों से डरेंगे? कभी तो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदें भी अब आपसे जुड़ी है। एक तो स्वयं आपका यह लक्ष्य है, आप स्वयं अधिकारी बनना चाहते हैं, प्लस आपने इन्वेस्ट भी किया है। आपके फैमिली के लोग आपको कुछ आशाओं भरी नजर से देख रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वह अधिकारी बनेगा या बनेगी। तो उन आशाओं को या आपका जो स्वयं लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए आपको डटकर सामना करना होगा। अब यह आप सोच लीजिए कि नहीं, अब मुझे यह एग्जाम निकालना ही है। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन की ओर बढ़िए। जो पढ़े हैं उनका रिवीजन करिए, करंट अफेयर की चीजों को अपडेट करिए और उनका रिवीजन करिए। जाकर चुपचाप एग्जाम दे दीजिए। इंडियन पॉलिटी के 22 प्रश्न को बिल्कुल पकड़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के 8 से 10 प्रश्न बिल्कुल पकड़ लीजिए और इंडियन इकोनॉमी के 20 से 22 प्रश्न और साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के करंट अफेयर को पकड़ लीजिए, तो काफी हद तक आप इस एग्जाम पर अपना प्रभुत्व जमा पाने में सफल हो पाएंगे। राइट? तो निश्चय ही आप इस बार ही अपना अंतिम एग्जाम करना चाहेंगे और मैं भी चाहूंगा कि आपका यह अंतिम एग्जाम हो और आप सफल होकर जल्दी से जल्दी खुद के लिए ताली बजवाने के लिए आगे आए। ठीक है, चलिए आज आप लोगों से जो मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं वह इंडियन प्रेम्बल संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर हम आपसे एमसीक्यू कराएंगे। लगातार यूपीएससी यहां से एक या दो प्रश्न आपसे पूछ लेता है, तो आप इस चैप्टर पे भी अपनी पकड़ बनाए रखें। तो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज एमसीक्यू आपका इस टॉपिक पे होगा और प्लीज आप लोग जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जो भारत के संविधान के निर्माता थे, राइट, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा। आपसे यह मेरा प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो था वह किसमें प्रतिबिंबित होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। भारत के जो संविधान के निर्माता थे उनका मत जो था वह किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो दोस्तों, वह आपके उद्देशिका, प्रस्तावना को दूसरे में उद्देशिका भी कहते हैं, तो वह आपका उद्देशिका या भारत की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। अक्सर आप लोगों से यह प्रश्न पूछ लेता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, किसी को पता है?
कहां से ली गई है? जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल इजी सरल प्रश्न है। प्रस्तावना कहां से ली गई है यह आप लोग कमेंट करके बताएं, और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, यह दो प्रश्न आपके बीच में है। यह कमेंट करके आप सभी लोग बताएं, और यह भी बताएं, पहले यह बता ले, फिर उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। आखिरकार इस प्रस्तावना की जो उत्पत्ति हुई वह किसके द्वारा हुई? जल्दी से कमेंट, किसके द्वारा हुई? तो दोस्तों सिंपल तरीके से जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब जल्दी से बताएं कि यह प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष सर्वप्रथम नेहरू जी ने रखा, तो कब रखा यह मुझे बताएं। कब रखा, सभी का कमेंट आना चाहिए। कब रखे इन्होंने, जल्दी से सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। कब रखे, जल्दी से कमेंट सभी लोग करिए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। चलिए सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। तो 13 दिसंबर 1946 को, और इसे कब स्वीकार किया गया, सभी लोग कमेंट करें, इसे कब स्वीकार्य किया गया प्रस्तावना को। जल्दी से सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। चल, प्रश्न का पूछने का जो सिलसिला है वह चलता रहेगा। थोड़ा मैं कुछ डायरेक्ट भी प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ताकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जो है वह बन सके। ओके, और बाकी एमसीक्यू में आते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके बीच में एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि निम्न संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं है। तो आपके सामने 5 दिए गए हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अभिव्यक्ति विश्वास धर्म अवसर की समता, न्याय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। आपसे यह कहा गया कि प्रस्तावना में उल्लिखित इन विशेषताओं का सही क्रम क्या है। आपको यह सही क्रम यहां पर बनाना है, राइट। प्रस्तावना जिनको याद होगा वो बना लेंगे। आप लोग कोशिश करिए, देखते हैं कि कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है। नाउ स्टार्ट, जल्दी बताएं, सभी लोग बताएं, सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएं। देखते हैं कौन जवाब देता है इस प्रश्न का सही। सभी लोग प्रयास करें। चल आते हैं, आते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्रस्तावना को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यह कई जगह आपका उत्तर लेखन में भी काम आता है और कई जगह, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्राप्त करने के लिए हम उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो ये आपका हो गया तीसरे पे। फिर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता चौथे पे, और ये 5वें पे। तो मतलब कि 3, 2, 1, 4,
3 2 1 4, नहीं, ये पहले होगा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, ये 4, ठीक है, और ये 5, तो 3 2 1 4 5, ये आपका सही विकल्प है, राइट। तो ये आपका सही विकल्प है। ओके, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास व प्रतिष्ठा एवं अवसर समता को प्राप्त करने के लिए हम उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र एकता एवं अखंडता, ठीक है, ये आपका पूरा सही क्रम हो गया, 3 2 1 4 5, ठीक है। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगाया वो सही है, ठीक है। चल 3 2 1 4 5, चलिए अब आपका प्रश्न है कि भारत के संविधान का दर्शन जो है वह किस पर आधारित है। नेहरू रिपोर्ट 1928 की पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कि महात्मा गांधी का 1922 में यंग इंडिया में लिखा गया जो आलेख था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। चलिए सभी लोग दूसरे प्रश्न का जवाब दें। दूसरा प्रश्न आपके समीप है, सभी लोग जवाब दें। एक मिनट, इसमें 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का जवाब दो। चलिए अब हम आते हैं इस प्रश्न की ओर। तो अभी हमने आपको बताया कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा। और कब संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया, जल्दी से फिर से कमेंट कर दो। तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। अब जो संविधान का दर्शन है वह आपका जो नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसी पर आधारित है ना। तो यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरे प्रश्न का आप लोगों का सही जवाब है बी। लगभग सभी लोगों ने जवाब सही दिया होगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं आप लोगों की क्या पढ़ाई है और आप लोग देखते हैं कितना अच्छा जवाब दे सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है संविधान का एक भाग नहीं, संविधान का एक भाग लेकिन न ही कोई शक्तियां देता है और न ही कोई कर्तव्य बताता है। संविधान का एक भाग है तथा इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। संविधान का एक भाग है तथा शक्तियां देता है और कर्तव्य भी बताता है। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न आपका घुमा फिरा के हर बार यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेता है और इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही संभाल कर करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन सही दे सकता है। चलिए स्टार्ट करिए, सभी लोग दीजिए। चलिए आपके पास टाइम कम है, जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए।
चल, सभी लोग जवाब दे लिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि बेरूबारी संघ मामला जो आपका 1960 था, कौन सा मामला? बेरूबारी संघ मामला 1960। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती जो मामला था 1973 का, उसमें प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना गया। तो अब कई जगह दिख रहे हैं कि संविधान का एक भाग है, और जब भी कोई प्रावधान अस्पष्ट होगा तो व्याख्या के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे सटीक आपका जवाब सी है। तो जिन लोगों ने सी पर लगाया है वह बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो तीसरे का जवाब क्या सही है? सी। ठीक है, चल तो अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आपके सामने चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? ए ऑप्शन है देश में कहीं भी बसने का अधिकार, बी ऑप्शन है शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की समता, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। चौथा ऑप्शन आपके बीच में है, दीजिए जवाब। चौथा ऑप्शन आपके बीच में है, दीजिए जवाब। चलिए जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। सभी लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए। चलिए तो दोस्तों यह प्रश्न ऐसे ही यूपीएससी आपको फंसाता भी है। देखिए संविधान में सभी चीजों का उल्लेख है, राइट? अगर कहा जाए बात संविधान की तो सभी चीजों का उल्लेख है, लेकिन यहां पर जैसे ही तुरंत ये ध्यान रखना जब भी यूपीएससी का पेपर देना, जैसे ही आया कि संविधान की प्रस्तावना, तुरंत अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यह बहुत अत्यंत जरूरत होती है। क्योंकि हम कभी कभी थोड़ा बहुत एग्जाम का प्रेशर अपने आप में बहुत बड़ा दबाव होता है, राइट? तो उस दौरान हमें मतलब कि जैसे आप ही लोग देखिए, किसी के घर में कोई घटना हो जाती है, कोई शोक हो जाता है, तो कुछ जिम्मेदार जो सदस्य होते हैं वो बड़ा संभालते हैं, क्योंकि उस दौरान स्थिति कुछ भी हो सकती है, राइट? इसी कारण आप लोगों का यह जो एग्जाम में बैठते हैं तो एक प्रकार से स्थिति थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको एकाग्र होने की आवश्यकता होती है, विचलित नहीं। तो ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि हम भूले ना। प्रस्तावना पे पूछा गया है। अब देखिए प्रस्तावना में इसकी बात तो की नहीं गई है, प्रस्तावना में इसकी भी बात नहीं की गई है, प्रस्तावना में न इसकी बात की गई है, हाँ इसकी बात की गई है, और सी ऑप्शन राइट क्वेश्चन। ओके, राइट जवाब। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का भी काफी लोगों ने जवाब अच्छे से दिया होगा। आइए पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है? ठीक है, पूछा गया प्रश्न भी है। अभी जो आप लोगों से मैंने पूछा था एक प्रश्न कि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, राइट, पूछा था ना कि उनका मत किस में प्रतिबिंबित होता है। तो उद्देशिका में ये 2017 में आईएएस में प्रश्न आया था।
तो कोई भी प्रश्न को आप कठिन सरल नहीं कर सकते हैं, आपसे क्या पूछ लिया जाए, ठीक है। प्रश्न इजी लग रहा है लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए सरल है, जो नहीं पढ़े हैं कठिन है। और हो सकता है कि जो पढ़े हैं वो गलतियां भी कर सकते हैं। तो चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है? संपत्ति का समान वितरण की न्याय के प्रशासन में समानता, सामाजिक आर्थिक क्रांति, गरीबों को सस्ता न्याय। चलिए सभी लोग बताएं, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। चलिए दीजिए जवाब। आप लोग यदि लाइव हैं तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम कमेंट करके जवाब जरूर दें। चलिए जवाब दीजिए। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों से यह प्रश्न जो 5वां पूछा गया है, किन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया? चलिए सभी लोगों ने दिया है। अब जो आर्थिक न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 शब्द दिए गए हैं और इसके पीछे रीजन भी था। एक सामाजिक दिया गया, एक आर्थिक, एक राजनीतिक न्याय। कोई हमें बता सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वह किसके संविधान से प्रेरित होकर हमने प्रस्तावना में शामिल किया? जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए। 10-20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सभी लोग जवाब दें। हम चाहते हैं कि सभी का जवाब आना चाहिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। हम चाहते हैं कि सभी का जवाब आना चाहिए, कोई भी रुके ना। हम आपसे कुछ न कुछ प्रश्न भी पूछते रहेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वह किसके संविधान से प्रेरित होकर हमने इसको शामिल किया? चलिए सभी लोगों का जवाब आ रहा है। देखिए, हो सकता है कभी कभी इस मामले में रूस दे सकता है, लेकिन उस वक्त भूतपूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है। तो दोनों सही है। अब यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब देखिए यहां पे एक राजनीति भी है। सामाजिक न्याय को पहले रखना, राजनीतिक न्याय को लास्ट में। आप ये सोचो कि समाज का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका जो है वह विकास के मुख्य धारा से बिल्कुल पीछे है, हाशिए पर ढकेला व्यक्ति है, लाइन के कतार पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं सुनिश्चित हो रहा है, तो वह व्यक्ति क्या वोट दे पाएगा? एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना करना असंभव दिखाई देगा, क्योंकि व्यक्ति भूखा है, पेट में उसके अन्न नहीं है, छत, सर ढकने के लिए छत नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वह व्यक्ति कैसे अशिक्षा भी व्याप्त है तो वह कैसे वोट देगा और एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर पाएगा? ऐसे वोट जो है पैसों से बिक जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ देर के लिए भोजन मिल जाएगा, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, राइट। तो इस कारण सामाजिक न्याय को पहले रखा गया और राजनीतिक न्याय को बाद में। और यहां पर आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि जो संपत्ति है उसका समान वितरण से। तो ये ए ऑप्शन सही है, 5वां हो गया। चलिए 6वां प्रश्न है, यहां पर एक डी ऑप्शन लगा लीजिए, थोड़ा डी, 4 4 4 4, ठीक। अब आप लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? सुमिलित करना है।
सूची 1 है, जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित शब्द जैसे गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है आपको चुनाव करना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि प्रस्तावना पे थोड़ा लंबा प्रश्न है और हो सकता है कि इस जवाब में आप लोग देरी कर ले। पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिए। थोड़ा विलंब हो जाएगा चलेगा, लेकिन गलत न करना, सही ही जवाब देना, तब जाकर अच्छा भी लगेगा, है ना। अन्यथा हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। काफ़ी लोग बड़े अच्छे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और आपकी मेहनत रहेगी तो बहुत अच्छा और प्रयास कर देंगे। एग्जाम निकालना है बस, कुछ भी हो, एन केन प्रकारेण कुछ भी हो, हमें एग्जाम निकालना है बस। हम ये सोच लिए हैं कि अब हमारी एक सीट है और मैं इस एक सीट को लेकर रहूंगा, प्राप्त करूंगा बस, और कुछ भी नहीं। बस ये 20 दिन को 1 साल के बराबर बनाओ। ये जो आपके पास बचे 20 दिन हैं, ये 1 साल के बराबर का टाइम है। समय बिल्कुल दुरुपयोग न होने पाए। सब लोगों से बात करना बंद कर दो जो एग्जाम दे रहे हैं। कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्ती, यारी, सब लोगों से दूर हो जाओ, बस मेहनत कर लो। चल आते हैं और इस पर देखते हैं कि क्या सही है। प्रश्न है अब गणराज्य। देखिए कभी कभी यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लेता है क्रमबद्ध। अगर पूछ ले कि वर्तमान में जो प्रस्तावना के क्रमबद्ध शब्द दे दिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर समाजवाद, फिर गणराज्य, फिर लोकतंत्र, तो उसको क्रमबद्ध बनाना है। लेकिन कभी कभी क्रमबद्ध दे देता है कि 1950 के समय प्रस्तावना का क्रम, तो 50 में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद नहीं शामिल था, तो ये ध्यान रखना है ना। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। सिंपल तरीके से गणराज्य, तो आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके 2 प्रधान होते हैं, एक आपका नाम मात्र का राष्ट्रपति, एक वास्तविक पीएम। अब जो नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है वह वंशावली सिस्टम पर आधारित नहीं है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन एकल संक्रमणी मत पद्धति के आनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार उसका चुनाव होता है। लेकिन इस कारण भारत क्या है, गणराज्य, क्योंकि हमारे यहां कोई वंश की प्रधानता नहीं है। लेकिन ब्रिटेन का अगर दिया होता तो ब्रिटेन क्या है, गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर जो एग्जीक्यूटिव के 2 प्रधान है, एक पीएम है और एक वहां पर नाम मात्र का जो प्रधान है वह राजा है और वास्तविक पीएम है। तो नाम मात्र का प्रधान राजा वंशावली सिस्टम पर आधारित है और कहा जाता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ओके, तो आपका राज्य का प्रमुख राजशाही सम्राट नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखिए एक किसमें है, ए में, तो पता चला ये, और यही सही जवाब है। एक किसी में दिया नहीं है, राइट। अब दूसरे में आ जाते धर्मनिरपेक्ष, तो राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, बिल्कुल राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म की उपासना के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्र सरकार का उसकी जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करना, जाहिर सी बात है
कि आज मोदी जी जो है पीएम है, तो वो सरकार जो पीएम है वो जनता की इच्छा से, अगली बार जनता नहीं चाहेगी कि नहीं ये ना बने तो नहीं बन पाएंगे, किसी की मजाल है कि वो बन जाए, तो जनता की इच्छा। संप्रभु, हम एक संप्रभु देश है ना, अर्थात कि संप्रभु का अगर हम एक शब्द लिखें कि क्या यह संप्रभु के लिए शब्द सही है कि गलत है, स्वतंत्र विधायन करने में सक्षम, तो यह शब्द सही है? आप लोग कमेंट करिए, स्वतंत्र विधायन करने में सक्षम संप्रभु का अर्थ, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम एक शब्द और लिखते हैं, अप्रतिबंधित प्राधिकार संप्रभु के लिए, प्राधिकार, तो क्या यह शब्द सही है संप्रभु के लिए? बताएं आप, बताएं जल्दी, क्या यह अब शब्द सही है? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। और संप्रभु में क्या है कि अब हम आंतरिक एवं बाह्य रूप से सर्वोच्च हैं, हम स्वतंत्र निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम हैं, आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी, तो ये भी सही है, और इस कारण ऑप्शन ए सही है। अच्छा, आप लोगों से अगर एक शब्द लिखा जाए सार्वभौमिकता, इसका तात्पर्य क्या है? किसी को पता है? सार्वभौमिकता किसी को पता है? जल्दी से कमेंट करें, किसी को अगर पता हो। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से क्या हैं? मानव हैं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य किसे सुनिश्चित करना है? सभी लोगों के मूल अधिकार, की भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य, की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, की सरकारी सेवकों की सेवा की सुरक्षा। 7वां प्रश्न आपके बीच में, देखते हैं कौन जवाब देता है। प्रश्न इजी है, टाइम ज्यादा न लीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए। प्रश्न इजी है, ज्यादा टाइम आप न लीजिए, इस पर जवाब दे ही दीजिए, ज्यादा समय लेने से नुकसान होगा, तो जल्दी से जवाब दे ही दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। जल्दी से जवाब दीजिए। सभी का जवाब आ गया? तो सिंपल, प्रस्तावना का उद्देश्य मूल अधिकार तो बिल्कुल नहीं है, भारत के नाम मूल कर्तव्य भी नहीं है, सरकारी सेवकों की सुरक्षा भी नहीं है, बचाइए, ये सही है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, गुड। 7वें का सी ऑप्शन सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में किस शब्द को उन्होंने शामिल नहीं किया था? स्वतंत्रता नहीं शामिल की थी, कि नम्यता, की समता, की भाईचारा? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब दे पाने में सक्षम है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो आपके बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इन्होंने संविधान सभा में दिए गए जब अपने अंतिम भाषण में किस शब्द को शामिल नहीं किया था? 8वां प्रश्न आपके बीच में है, और बताएं सभी लोग, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। एक आपके पास अगर बौद्धिक लेवल होगा तो आप बता देंगे, मुझे जहां तक पता है।
आप लोग कमजोर नहीं हो, बहुत ताकतवर हो। चलिए बता देते हैं। तो स्वतंत्रता भी यूज किए थे, समता भी यूज किए थे, बंधुत्व अर्थात भाईचारा भी, और नम्यता से क्या मतलब है, तो ये आपका सही है, इसका यूज नहीं किए थे। ओके, आते हैं 8वें प्रश्न। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 15वां, 39वां, 42वां, 44वां? चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जवाब दीजिए। इजी प्रश्न है, कठिन भी नहीं है, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। चल, तो यह आपका संशोधन था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 3 शब्द जुड़ा था, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। ये 3 शब्द जुड़ा था। ध्यान रखना एक चीज कि केशवानंद जो है वो एक संत थे केरल में, उनकी एक मठ थी और उसी को लेकर कुछ विवाद था, मामला कोर्ट में गया था। और ये ध्यान रखना कि केशवानंद भारती का जो मृत्यु है वह 2020 में हुआ, और इस बार केशवानंद से प्रश्न आने की संभावना भी ज्यादा है, तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, चलिए। संविधान को प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? चल सभी लोग बताएं शब्दों का सही क्रम। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, धड़ाधड़ जल्दी से जल्दी प्रश्न और आगे सॉल्व कर लिया जाए, समय ज्यादा नहीं लेंगे। जल्दी से इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए, 10वें का क्या होगा? सही क्रम आपको बताना है, जल्दी से जवाब दीजिए। मोदी जी अपने बर्थडे पर विश्व रिकॉर्ड बना दिए। टीका लगवाने के मामले में चलिए जल्दी बताइए। मोदी जी विश्व रिकॉर्ड बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा। 2.5 करोड़ टीके लगे। चलिए, तो अभी मैं आप लोगों से जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी था, तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका सही क्रम है। 10वें का क्या होगा? ए ऑप्शन। अब ये मुझे बताओ कि हमारे यहाँ किस प्रकार का लोकतंत्र है? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएं, हमारे भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? सभी का कमेंट आना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है कि अप्रत्यक्ष? सभी लोग कमेंट करिए, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करिए। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम अपने प्रतिनिधि को कहां भेजते हैं? सदन में भेजते हैं, जाओ हमारे लिए कार्य करो। 11वां प्रश्न आपके बीच में, संविधान की प्रस्तावना, प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान की शक्ति का स्रोत है। 11वां का जवाब आप लोग दीजिए, सभी लोग।
जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब दे पाने में सफल होता है, जल्दी से। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। देखते हैं कौन इस प्रश्न का जवाब देता है। अच्छा प्रश्न है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग पढ़ लिए? चलिए जवाब दे लिए? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, आया जाए। चलिए तो दोस्तों, ये जो आपका है तो संविधान का एक भाग है, तो ये गलत है। संविधान का एक भाग तो है प्रस्तावना, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करता है, राइट। संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला 1973। तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को ना बाबा ना। संविधान की शक्ति का स्रोत है, गलत। तो बी ऑप्शन सही है, राइट। आते हैं 12वें प्रश्न। प्रश्न हटके है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अस्तित्वमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा है, किसी अस्तित्वमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक, दो, कि एक दो, कि नहीं एक नहीं दो? चलिए 12वें प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए आपके पास समय कम है, टाइम ज़्यादा ना लीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत शानदार प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखते हैं कौन कौन लोग इस प्रश्न को सही करेंगे। चलिए 12वां प्रश्न आपके बीच में है। चलिए तो बताया जाए, सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, टाइम कम है। चलिए बता दिया जाए। तो दोस्तों 12वां जो प्रश्न है, सिंपल, कि आर्टिकल 3 कहता है तो संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अस्तित्वमान राज्य की सीमाओं में वह परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल सही। अब ये जो परिवर्तन संबंधी विधेयक केवल राज्यसभा में है, तो ये गलत जवाब है आपका। राष्ट्रपति से तो अनुमति जरूरी है, लेकिन ये केवल राज्यसभा, गलत जवाब। तो केवल एक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके बीच में ये है, भारतीय संघ के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। नागालैंड राज्य की स्थापना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा राज्य का गठन, गुजरात राज्य का गठन। इन राज्यों की स्थापना का आपको सही क्रम बताना है, ठीक है, कि कब ये स्थापित हुए थे। तो देखते हैं कौन कौन बता सकता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए 13वां प्रश्न का। देखते हैं कौन कौन जवाब दे लेता है। चलिए जवाब दीजिए।
आया जाए, हो गया? जल्दी से जल्दी आप लोग कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, टाइम कम है अब, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का 1 घंटे का पूरा क्लासेस में अच्छा खासा एमसीक्यू हो जाए, है ना? पूरा खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो चलिए आया जाए। तो आपको पता है पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो दो, तो इन्हीं दो में से एक कोई है। अब आपका 1960 में गुजरात बना, तो 2-4, अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, नागालैंड पहले हुआ था 16वां स्टेट और 1963 में, हरियाणा 17वां स्टेट 1966 में। तो आपका 2-4-1-3 राइट जवाब डी। ओके, किन किन लोगों ने डी लगाया था, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, किन किन लोगों ने डी लगाया था। सही जवाब जिन लोगों ने दिया, बहुत अच्छा, आपकी पढ़ाई हो रही है और ऐसे ही पढ़ाई करिए। मामूली प्रश्न नहीं था, इन चीजों को याद रखना है ना। चलिए, आपके बीच में है, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? 368 में, कि अनुच्छेद 130, की 70 अनुच्छेद, के अनुच्छेद 3? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं 14वें प्रश्न का जवाब कौन देता है। अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 14वें प्रश्न का कौन सही जवाब देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन लोग जवाब दे पाने में सक्षम है। चलिए, तो सिंपल 14वां का डी, आर्टिकल 3, अभी इसकी चर्चा भी कर चुका हूं, तो आर्टिकल 3 इसका सही जवाब है, बाकी सब गलत है। चलिए, 15वां प्रश्न है, 1953 में जो आपके पीएम हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, नेहरू साहब ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन की घोषणा की, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय पर विचार करना था? कृष्णमचारी, की वल्लभ भाई पटेल, की फजल अली, की जीबी पंत? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन जवाब देता है। 15वां प्रश्न आपके बीच में है और इसका जवाब दीजिए, ठीक है? 15वां, जल्दी से जवाब दीजिए कि 1953 में पीएम नेहरू साहब जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की घोषणा की, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विषय पर विचार करना था। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए। टी कृष्णमचारी, की वल्लभ भाई पटेल, की फजल अली, की जीबी पंत? जल्दी जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जवाब दे पाने में सक्षम है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फजल अली है, दिसंबर 1953 का टाइम था, ठीक है, 1953 का टाइम, और फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, और ये 3 सदस्यीय निकाय था, राइट। और इसमें फजल अली एक सदस्य थे, एक पर्लिकर, के एम पर्लिकर, और एक कुंजरू साहब, ठीक है, एन कुंजरू। तो ये 3 सदस्यीय था। ओके, दिसंबर 1953। भारत की संसद ने 1956 में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से कर लीजिए। 16वां प्रश्न आपके बीच में है, देखते हैं कौन जवाब देता है। 16वां प्रश्न आपके बीच में है, जितना जल्दी हो सके जवाब दीजिए, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रश्न इतना न कठिन है न बहुत सरल है, ज्यादा टाइम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, और आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, ठीक है, ताकि 3-4 मिनट में और आपका सारा चीजें खत्म हो जाए, ठीक है।
लगभग 50 मिनट हो चुका है और 55-55 मिनट में अगर हम 18, 19, 20 प्रश्न कर लिए हैं तो अर्थात कि ठीक काम हुआ है। चलिए, काफ़ी कुछ व्याख्या भी होती है। और चलिए, तो 16वां प्रश्न आप लोग कर लिए। सी ऑप्शन सही है, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसी के बाद आपके राज्य बनने शुरू हुए। ठीक है, चलिए, तो यह सही है, बाकी सब गलत। चलिए, 16वां सी। आपके बीच में आज का सबसे लास्ट प्रश्न, लेकिन क्लासेस खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर यह बता देना कितने में से कितना आप सही किए। ठीक है, ओके। चलिए, नाम और कमेंट। तो 17वें में भारतीय संघ के राज्य अपनी सीमाओं में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं? संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया एवं सामान्य बहुमत से, कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं संबंधित राज्य को विधायिका के परामर्श से, कि केंद्र सरकार के कार्यपालक आदेश एवं संबंधित राज्य की विधायिका के परामर्श से। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक है, 4 विकल्प है। तो 17वां प्रश्न आपके बीच में आज का अंतिम प्रश्न, और जवाब आप लोग देकर 17 प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, ज़्यादा टाइम न लीजिए, जवाब दे दीजिए। चलिए, जवाब दे दीजिए। चलिए, 17वां प्रश्न आपके बीच में। तो दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न, कठिन भी नहीं, लेकिन जब जानते हैं तब ए ऑप्शन सही है। आपको भली भांति पता है कि आर्टिकल 4 में स्पष्ट लिखा गया है कि आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 368 से संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या काम करिए, सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका आर्टिकल 4 में उल्लेख है, पढ़ लेना। तो ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। तो आप लोगों को ये चैप्टर खत्म हो गया। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोगों के कम से कम 2 पार्ट में मैं सोच रहा हूँ, एक पार्ट में 25, एक पार्ट में 25, तो वो करा देते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद संसद करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास किए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कितना आप लोगों ने सही किया है, कितना गलत किया है, कैसा लगा आप लोगों को, मज़ा आया? ठीक है, चलिए, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।